चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको तो गुड मॉर्निंग कहनी चाहिए मुझे, है ना? ठीक है, लो आज स्टार्ट करते हैं। हम जनरल एंट्री के चैप्टर पे थे, जनरल एंट्री के चैप्टर पे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एंट्रीज की थी जनरल एंट्री के अंदर। बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं हाउ टू राइट इन अकाउंट्स। सिंपल, ज्यादा बड़ी बात नहीं सीख रहे हो आप। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में हर एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब उसके लिए एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैंने अभी तक आपको पूरा नहीं सिखाया। हमने अभी तक उसके 4 ही कॉलम सीखे, एक डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, इतना ही सीखा। बीच में एक कॉलम और है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फाइन। क्योंकि फॉर्मेट सीखना हमारा टारगेट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना हमारा टारगेट है। पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर फॉर्मेट की बात बाद में हो जाएगी। फॉर्मेट तो आप 1 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है जी। चलो, तो कुछ एंट्रीज हमने की थी, कुछ 10 एंट्रीज हमने कल की थी, जनरल एंट्रीज। अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए दूसरे कंसेप्ट पे चले। जो कंसेप्ट क्या था, बोलो ना फटाफट। कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटी। अब ये 3 अगर बढ़ जाए, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, और डिक्रीज होगा तो बस। आज हम इस कंसेप्ट पे काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। और सबसे पहली एंट्री आज की हम करें, शाबाश। सबसे पहली एंट्री आज की नंबर 11 थी ना, 10 की थी ना कल। कोमल started business with cash ₹50,000। बहुत बार आपने ये ट्रांजैक्शन पढ़ी है, बहुत बार ये ट्रांजैक्शन को आपने डील भी किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने ये ट्रांजैक्शन की भी है। लेकिन आज इसकी हम एंट्री करेंगे, इसको लिखना है कैसे, ठीक है जी। चलो कैसे लिखेंगे फटाफट जल्दी से, कोई मुझे बताएगा क्या एंट्री होगी इसकी? कैसे? देखो सुनो मेरी बात, इधर मैंने आपको पहले समझाया था, जो कैपिटल होती है, कैपिटल द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसे बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी है। इट इज आल्सो अ लायबिलिटी। कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन टू स्टार्ट द बिजनेस इज अ लायबिलिटी ऑन द हेड ऑफ बिजनेस व्हेन इट कम टू बिजनेस। ये उसके सिर पे एक ऑब्लिगेशन है। कभी भी अगर कोमल का दिमाग घूम गया ना, कभी भी, वो पता क्या बोलेंगे अकाउंटेंट को, मेरे पैसे दे, ये तो बिजनेस बेच रही है। आप समझे मेरी बात? ये जो कोमल का दिमाग जिस दिन घूम गया और उसको लगा कि ये पैसा मैंने बिजनेस में लगाया था, मुझे वापस चाहिए, वो उसे वापस मांग सकती है। इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये भी एक लायबिलिटी है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, खुद मालिक का लगाया हुआ पैसा है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है तो ये भी लायबिलिटी है, तो ये भी लायबिलिटी। और कैपिटल जो होती है ना, वो भी एक लायबिलिटी ही है, इंटरनल लायबिलिटी। अगर आप कैपिटल में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। या और अगर क्लियरली आपको सोचना हो तो देखो, जब कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोमल क्या लेके आई होगी? पत्थर। कोमल ईंटें लाई होगी और बोली होगी ये पकड़ो ईंटें। ऐसा तो नहीं किया होगा कोमल ने, पैसा लाई होगी, या तो चेक या तो कैश। और यहाँ पे क्या है, कोमल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। एक तो बिजनेस में क्या आया होगा, इंक्रीज कर गया, बिजनेस में पैसा आया होगा, ठीक है, कोमल पैसा लाई होगी। और दूसरा, बिजनेस के सिर पे क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, ऑब्लिगेशन बढ़ गई। बिजनेस के सिर पे एक ऑब्लिगेशन भी है कि कभी भी कोमल इस पैसे को वापस मांग सकती है। इनफैक्ट ये पैसा बिजनेस में से कोमल को देना ही पड़ेगा। जिस दिन बिजनेस बंद हुआ तो कोमल को ये पैसा हमें देना ही है, क्योंकि इस वाली लायबिलिटी को हम सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये खुद मालिक की लायबिलिटी है। आप समझे? ये खुद का पैसा लगाया हुआ है, लेकिन है तो एक लायबिलिटी। अगर आप इसे लायबिलिटी में कंफ्यूज हो तो आप कह सकते हो कि जब कैश आया तो एक तो कैश बढ़ गया और उधर से कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। आप कैसे भी इस एंट्री को सोच सकते हो। एक तो बिजनेस में कैश आया और कैश एक असेट्स है, और असेट्स का इंक्रीज होना
डेबिट, तो करो डेबिट, ये लो, इसका इंक्रीज होना डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और बताओ बिजनेस में क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल का बढ़ना सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल था, ये इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। अब आगे चले इसी में। आज आप नंबर 12, एंट्री नंबर 12 करते हैं। देखो आपने ये तो किया, सैलरी पेड ₹20,000, सैलरी पेड ₹20,000, बोलो ना क्या आएगा? सोचो, जल्दबाजी नहीं कर, अभी तो गलत बोल रहा हूं। यस, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। जब कभी भी कंपनी किसी को पे करेगी तो एक्सपेंस बढ़ गया ना कंपनी का, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो डेबिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 से। ठीक है, कितने से? 20,000 से। और सैलरी पे करोगे तो क्या दोगे? राहुल, मैंने कल पूछा था तेरे से, जब हम सैलरी पे करते हैं तो क्या देते हैं? पापा को सैलरी मिलती है तो क्या मिलता है? कैश। तो कंपनी क्या पे करती है सैलरी में? कैश। ये देखो क्या जाएगा हाथ से कंपनी के? कैश अकाउंट, यानी कैश चला जाएगा, और कैश का जाना क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, कैश हट जाएगा। कैश भी एक असेट्स है। सैलरी पेड ₹20,000, तो कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कैश का डिक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश भी एक असेट्स है। एक असेट्स बढ़ रहा है, दूसरा असेट्स डिक्रीज हो रहा है। Whenever you pay someone salary, you pay either in cash or you pay in bank. चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, दोनों असेट्स हैं, और दोनों का डिक्रीज होना क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर लिखा होता सैलरी पेड 20,000 बाय चेक, तो क्या होता? टू बैंक। अगर लिखा होता सैलरी ट्रांसफर टू हिज अकाउंट डायरेक्टली, फिर क्या होता? टू बैंक। पापा के अकाउंट में सीधी सैलरी आती है, कैश तो नहीं मिलता ना पापा को आजकल, कैश तो कोई देता नहीं, अब तो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो अगर लिखा हो सैलरी ट्रांसफर टू मिस्टर ए 20,000 इन हिज अकाउंट, तो क्या हो जाएगा भाई? खर्चा तो सैलरी ही है, उस खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। उसके लिए दिया क्या है? इस बार सीधा ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैंक। कैश नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? टू बैंक। यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैंक। अगर लिखा होता सैलरी ट्रांसफर्ड इन हिज अकाउंट डायरेक्टली, तो मैं क्या करता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे लिखा है कैश पेमेंट की है, तो मैंने क्या कर दिया? टू कैश। आएगा समझ में? जब कभी भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर कैश और आइदर बैंक। तीसरा कोई तरीका नहीं। किसी एक्सपेंस को करने के दो ही मेथड है, आइदर यू पे समवन कैश और यू ट्रांसफर द मनी इन हिज अकाउंट। तीसरा कोई मेथड है? बताओ ना, कोई तीसरा मेथड बताओ पेमेंट करने का। आपकी सोच जाती है कहीं तक कि कोई तीसरा मेथड है पे करने का किसी को? और ऐसे ही जब आप कैश रिसीव करते हो तो उसके भी दो ही मेथड है, या तो किसी से कैश रिसीव करोगे या आपके बैंक में पैसा आएगा। कोई तीसरा मेथड है? सोच के देखो, कोई है तीसरा मेथड? सर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, वो भी तो बैंक से जाएगा। और सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, अरे वो भी तो बैंक से जाएगा। सर वो ऐप है ना पेटीएम, उससे पे कर देंगे, वो भी तो बैंक से ही पैसा जाएगा। और कोई मेथड? कोई मेथड नहीं। तो दो ही मेथड है किसी खर्चे को पे करने के, आइदर यू पे इन कैश और यू पे बाय बैंक। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लेते हैं? कैश से पेमेंट की। अगर साफ साफ लिखा होता सैलरी पेड ₹20,000 बाय चेक, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? क्या लिखता? टू बैंक। ठीक है जी, क्लियर है ना बात? ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे चले, मैंने एंट्री जानबूझ के करवाई, ये एंट्री मेरा मकसद नहीं था, तो आप कल कर चुके हैं। अब देखो एंट्री क्या करनी है, इसे हटा देते हैं, इसे हटाएं। एंट्री ये नहीं थी, एंट्री ये कर दी थी। सैलरी पेड की जगह लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग।
₹20,000 और विश्वास मानना ये एंट्री पक्का पेपर में आएगी, ये एंट्री पेपर में आती है। सोचो, इस पे दिमाग लगाओ। नहीं सोचो, गलत आप सोचो, मैं टाइम देता हूं आपको सोचने का, पूरे 5 मिनट सोच लो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात करो, ये तो की नहीं, आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, आपको आनी चाहिए एंट्री, बोलो ना क्या एंट्री होगी। सोच, बिल्कुल सही जा रहा है, डेबिट में सही जा रहा है, क्रेडिट में गलत जा रहा है। सोच, एक्सपेंस तो हुआ है, मैंने आपको समझाया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस तो हुआ है पर हमने अभी तक पे नहीं की, हमने ये सैलरी अभी तक पे नहीं की। देखो मैं फिर समझाता हूँ, मैं फिर आपको ये बात समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो इधर राहुल गौर से समझिए, ये क्या है, ये क्या है राहुल, फाइनेंशियल ईयर, एक साल, कोई भी एक साल। ये लो, हमने इसको मान लिया ये है 31 मार्च 2020 और शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019। एक साल हो गया पूरा, पूरे 12 महीने हो गए। अब हुआ क्या होगा बता दो, कहानी क्या होगी, छोटी सी कहानी डालते हैं। यहाँ इस दिन की बात है, महीने का लास्ट डे है और साल का भी आखिरी दिन है, ठीक है। बाकी सब महीने ठीक चल रहे थे, यहाँ की बात है। इधर मेरे पास अकाल कॉमर्स स्टूडियो के पास 5 लोग काम करते थे, A, B, C, D और E। मेरे पास 5 लोग काम करते हैं, ये मेरे वर्कर्स हैं। आप इन्हें वर्कर्स कह सकते हो या वर्कर्स ना कह के आप इन्हें क्या कह सकते हो, ये मेरा स्टाफ है। मेरे पास 5 लोग काम करते हैं, A, B, C, D, E, ठीक है जी। कोई फाइलिंग के काम पे रखा है, कोई नोट्स प्रिंट करने के काम पे रखा है, मतलब अलग 5 लोग काम करते हैं। मेरे पास भी लोग काम कर सकते हैं, बड़े बड़े उसमें काम कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं, 5 लोग, ठीक है। सबकी सैलरी जो है वो कितनी है, 10,000। देखना जरा गौर से, कितनी सैलरी है, 10,000 पर मंथ। ये सबकी सैलरी है, सबकी यही सैलरी है, सेम सैलरी। एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 10,000 पर मंथ सैलरी है। मुझे बताओ साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। मैंने पूरे 11 महीने इनको सैलरी दी, पूरे 11 महीने। लेकिन जब ये महीना आया ना, अब मुझे सैलरी देनी है, आखिरी दिन है, और बाई चांस आज साल का भी आखिरी दिन है। इस महीने की तो सैलरी मुझे देनी ही देनी है और आज साल का भी आखिरी दिन है, बुक्स को क्लोज करना है। और मेरे पास पैसे नहीं है, ये देने के लिए मेरे पास आज पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास आज इनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो बताओ ना, क्या ये मुझे मारने लग जाएंगे क्या आज? मेरे पास कितने सालों से काम कर रहे हैं, अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो उनको क्या बोलूंगा, भाई सुनो मेरी बात, आप सारे बैठे हो, A, B, C, D, E, मेरे पास पैसा नहीं है। आप एक काम करना, मुझे 2 वीक का टाइम दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। कौन सी तारीख को मालूम है राहुल, बता कौन सी तारीख को, 15 अप्रैल 2020। और नया साल कब से स्टार्ट हो गया, यहीं से। मैं आपको नए साल में पेमेंट कर दूंगा, मतलब अगले साल में पेमेंट कर दूंगा। 15 तारीख को मैं आपके पैसे दे दूंगा। इन्होंने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप टाइम पे दे रहे हो, प्रॉब्लम बिजनेस में आ सकती है, जैसे कि अब चल रही है। आज यही प्रॉब्लम चल रही है, आपके पापा की सैलरी भी कट के आ रही है, हर एक इंसान की सैलरी आज कट रही है। ये प्रॉब्लम किसी को मालूम था आ जाएगी कि कोरोना आएगा और सारे बिजनेस बंद, किसी को मालूम थी ये बात? नहीं। किसी ने आज से 4 महीने पहले सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं सोचा। अगर आप किसी से पूछोगे 1 जनवरी को कि भैया 2020 में कोरोना आने वाला है, आपको मालूम है किसी ने सोचा था ये बात? नहीं सोची। आ गई प्रॉब्लम, ऐसे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। आज मेरे पास पैसा नहीं है भाई, क्योंकि बिजनेस डाउन जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैंने बोला 15 तक दे दूंगा और ये चले गए, ये लोग चले गए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, द टोटल एक्सपेंस ऑफ सैलरी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी का कितना होगा, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर ए, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर
कितना हुआ? 1,20,000। एक्सपेंस कितना हो गया? 1,20,000। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, सॉरी कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन मैं आपसे पूछूं हाउ मच कैश आई हैव पेड टू ए, मैंने कैश कितना पे किया ए को? 1 लाख, क्योंकि लास्ट वाली पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब ये जो 10,000 बच गए, क्या ये मुझे पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? क्या मैं बाद में बोल दूं भैया नहीं दे रहा भाग जा, कैसे करने वाला हूं? ये मुझे जो 10,000 है जो अभी मैंने पे नहीं किए, ये मुझे बाद में पे करने होंगे या नहीं करने होंगे? हर हाल में पे करने होंगे, क्योंकि इसने मेरे लिए ऑलरेडी काम कर दिया। He has already worked for me in this month. I have to pay him this money. मुझे पैसा देना होगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये खर्चा नहीं है, खर्चा तो ऑलरेडी हो गया भाई, खर्चा तो कंपनी का ऑलरेडी हो चुका। आपने सिर्फ पेमेंट नहीं की है। आप ये नहीं कह सकते सर खर्चा नहीं हुआ। जेब से पैसे का ना निकलने का मतलब ये नहीं है कि खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो हो गया, बस फर्क ये है कि आपने पेमेंट नहीं की। तो कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी को किसी को देना है जो अभी तक दिया नहीं और ईयर एंडिंग हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, मतलब लायबिलिटी है। क्या है वो? लायबिलिटी है। ये 10,000 कंपनी के सिर पे एक क्या है? लायबिलिटी है। ये 10,000 कंपनी की लायबिलिटी है, लेकिन इस लायबिलिटी का कोई नाम तो होगा, इस लायबिलिटी का कोई नाम तो होगा। क्या नाम रखा था हमने लायबिलिटी का? इस लायबिलिटी का नाम है बकाया सैलरी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस लायबिलिटी का एक नाम है और उस नाम को रखा गया था क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस लायबिलिटी को हमने कहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सुनो मेरी बात, एंट्री पे आते हैं, कहानी हो गई, अब एंट्री पे आते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000, मतलब खर्चा तो हुआ है। पहली बात, खर्चा तो बढ़ा है, ठीक है। सैलरी एक एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। ये ना कहना कि सर आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चा ही नहीं हुआ। अरे भाई खर्चा तो हो गया, हमने पेमेंट नहीं की, तो खर्चा तो पहले बुक करें। सैलरी का बढ़ना मतलब एक्सपेंस का बढ़ना, और ये लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, हो गया? इतना समझ में आया? लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के सिर पे एक लायबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि कंपनी को ये पैसा फिर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ सैलरी के एक्सपेंस के साथ साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ी है, और उस लायबिलिटी का नाम क्या था पंकज? क्या नाम था? तो अब क्या लिखूंगा यहाँ? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। विश्वास मानना सारी की सारी क्लास इसमें कंफ्यूज रहेगी, आप इसको ऐसे मत सोचना। एक लायबिलिटी भी बढ़ गई और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? टू, क्या हुआ? ठीक है, इसमें गणित चल रही है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, फाइन। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। राव समझ में आया? नहीं आया राव समझ में? सच्ची में आया समझ में? समझा सकते हो? आपको आया समझ में? एंट्री कर दी थी, समझ में आया सकता तेरे को भी? सच्ची में बिल्कुल क्लियरली? एसी लगा तो हाँ भी नमन, समझ में आया तेरे को? क्या किया हमने? क्या किया समझाओगे? आप बताओ। वो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होती है, हाँ। और जब एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है, हाँ। और जो आउटस्टैंडिंग होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ। वो लायबिलिटी होती है। मतलब क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी? पे करनी है, मतलब एक्सपेंस जो हमने पे नहीं किया। देखो सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे ही महीना चढ़ता है अप्रैल का और आप नई क्लास में जाते हो, जैसे नई क्लास में एडमिशन आप लेते हो, आपके घर पे एक रिसीट आती है, पे द फीस आती है ना स्कूल की तरफ से, कोई मैसेज आता है ना स्कूल की तरफ से, हर साल ऐसा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, पे द स्कूल फीस फॉर योर किड, ऐसा मैसेज आपको आ जाता है और अमाउंट भी लिखा होता है उसके अंदर, आता है ना ऐसा करके। अब कुछ लोग पहली तारीख को पे कर देते हैं और कुछ लोग उसको 10 तारीख तक या 15 तारीख तक पे करते हैं ना लोग पे, फिर लेट फीस भी देते हैं कुछ लोग। मेरी बात सुनो, जब एक बार आपके घर पे मैसेज आ गया पे द स्कूल फीस, तो मुझे सच्ची बताओ
क्या एक्सपेंस हो गया आपके डैडी का कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। अब डैडी ने पेमेंट नहीं की, लेट पे करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खर्चा नहीं हुआ। एक्सपेंस तो उसी दिन बुक हो गया जिस दिन घर पे रसीद आ गई। आप समझे मेरी बात? जिस दिन घर पे आपके रसीद आ गई उसी दिन एक्सपेंस बुक हो गया। हाँ, आपने पेमेंट 15 दिन के बाद की, आपने कैश 15 दिन के बाद किया। एक्सपेंस तो उसी दिन बुक हो गया जिस दिन घर पे पेमेंट की रसीद आई कि भैया पे कर दो या मैसेज आ गया। आप समझे मेरी बात? यही काम आप क्वेश्चन फीस के साथ करते हो। जैसे ही मैडम आपको मैसेज डालती है, जिस दिन आपको मैसेज डालती है कि भैया प्लीज पे करो, उसी दिन एक्सपेंस बुक हो गया आपके लिए। हाँ, पेमेंट आपने नहीं की, पेमेंट आपने 5 दिन के बाद की या 7 दिन के बाद की, दैट डज नॉट मैटर। एक्सपेंस हैज ऑलरेडी हैपेंड, एक्सपेंस ऑलरेडी हो गया, लेकिन पेमेंट आपने अभी तक नहीं की। पेमेंट करना बात की बात है। आप समझे मेरी बात? इसी तरीके जब हम सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, तो हम एक्सपेंस की अगर बात करें ए की, तो एक्सपेंस तो ऑलरेडी कंपनी का हो गया 1,20,000। ए ने कंपनी के लिए काम कर दिया और कंपनी को ए को पैसा देना ही देना है। एक्सपेंस हैज ऑलरेडी हैपेंड, बट कंपनी हैज नॉट पेड द मनी टू ए। कंपनी ने 10,000 रुपया ए को पे नहीं किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे लिए काम ही नहीं किया, भैया मैं क्यों पेमेंट करूं? वो बोलेगा काम तो मैंने कर दिया सर, पूरा महीना काम किया 31 तारीख तक, शाम को 6 बजे तक, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। आप बोले भैया कैश नहीं, भागता कोई सैलरी नहीं, जान से मार देगा आपको। काम करता है आपके लिए, गुस्से में आ जाए। आप समझे मेरी बात? तो इस टॉपिक को अच्छे से समझो। सैलरी आउटस्टैंडिंग फिर से एक बार आ गया, अब इस बार जनरल एंट्री में आया। एक तरफ कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और एक तरफ कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस तो है ही है, तो सैलरी का देना एक्सपेंस, और हमने कैश पेमेंट नहीं की तो टू कैश नहीं आ सकता, हमने बैंक से पेमेंट नहीं की तो टू बैंक में नहीं आ सकता, हमने पेमेंट की ही नहीं तो ना तो कैश आ सकता है ना तो बैंक आ सकता है। यहां पे हमने पेमेंट ही नहीं की, ना तो कैश से की, ना तो अकाउंट में ट्रांसफर की, ना डेबिट कार्ड से की, ना क्रेडिट कार्ड से की, ना पेटीएम से की, ना भीम ऐप से की, किसी से भी नहीं की। पेमेंट तो हमने की नहीं भाई, पेमेंट तो कंपनी ने की नहीं, तो फिर सर बाद में पे करनी पड़ेगी। और कोई भी पैसा जो बाद में पे करना है कंपनी की क्या होती है? लायबिलिटी। लेकिन हर लायबिलिटी का एक नाम है, जैसे तृप्ता है, पंकज है, राहुल है, नमन है, कोमल है, लीजा है, ऐसे ही जैसे इंसान का नाम है ना, हर एक इंसान का डिफरेंट नाम है, ऐसे हर लायबिलिटी का एक नाम है तो लायबिलिटी, और उसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग से। कुछ भी पैसा कंपनी को अगर किसी को देना है और साल के आखिर तक नहीं दिया, वो कंपनी के सिर पे क्या है? लायबिलिटी। लेकिन हर लायबिलिटी का एक नाम है। अगर यही लायबिलिटी कंपनी को सप्लायर को देनी है तो क्या बोलते हैं उसको? और यही लायबिलिटी अगर कंपनी को एसेट्स वाले को देनी है, जिसने एसेट सप्लाई किए क्रेडिट में, उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। और यही लायबिलिटी अगर एम्प्लॉय को देनी है सैलरी में तो उसे क्या बोलते हैं? और यही लायबिलिटी अगर बैंक के पैसे देने हैं, बैंक लोन, तो उसे क्या बोलते हैं? टू बैंक लोन। मतलब लायबिलिटी के डिफरेंट नाम हैं, लेकिन लायबिलिटी तो है। ठीक है जी, अब आगे बढ़े, एक और एंट्री करते हैं, एक और एंट्री ऐसे करें। आप लिखो मेरे साथ, रेंट लिखो। ये एंट्री अगर आप कर गए तो अच्छी रहेगी। रेंट पर मंथ इज ₹2,000। ठीक है, रेंट पर मंथ इज ₹2,000 एंड रेंट पेड फॉर 11 months। लो एंट्री करो आप, मैं देखता हूं कितने बच्चे आप इस एंट्री को सही कर पाते हैं। हाँ जी, कितने बच्चे इसको सही कर पाएंगे? रेंट पर मंथ इज ₹2,000 एंड रेंट पेड फॉर 11 months। सोचो सोचो सोचो। एक ने तो कर भी दिया, किसने कर दिया, किसने कर दिया? हाँ जी,
रेंट पर मंथ ₹2000 एंड रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स। सबसे पहले मैं पूछता हूँ तृप्ता से, क्या एंट्री की तृप्ता? ओके, तृप्ता की एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कितना कितना अमाउंट? वेरी गुड, आगे? ओके, कितने लोग बोलते हैं एंट्री सही है? सेम एंट्री दे सच्ची में? तुम सबकी ये एंट्री? हाँ, तूने क्या की है? रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं की, आपने क्या एंट्री की? सेम एंट्री यही वाली, बिल्कुल सेम, यही एंट्री। तो फिर ये एंट्री गलत है। अगर यही सेम एंट्री है तो फिर ये एंट्री गलत है। तेरी एंट्री क्या है? कितना खुश हुआ ये जब उसको लगा कि सबकी एंट्री गलत है, तो कितने इसके चेहरे पे खुशी आई। हाँ बोल। हाँ, कितनी है? कितनी अमाउंट? 22,000। और उसके बाद और जो नहीं दिया रेंट उसका क्या होगा? वो लिखा था पेड फॉर 11 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो हमने एक महीने का रेंट पे नहीं किया ना, उसका क्या करेंगे? राहुल ने एंट्री ये की है, देखो राहुल मेरी बात सुन, ये एंट्री ठीक है राहुल, प्रॉब्लम नहीं है। ये देख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राहुल ने कहा हमने 22,000 रेंट भरा है, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है राहुल, लेकिन जो 2,000 नहीं दिए उसका क्या होगा? जो हमने 2,000 नहीं दिया, ये तो क्या लिखा है, रेंट पर मंथ इज 2,000 एंड रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स। 11 महीने का रेंट पे किया है, एक साल में महीने कितने होते हैं? तो जो एक महीने का नहीं दिया उसका क्या होगा? थोड़ा सा घुमाया तो आप घूम गए। अरे भैया अलर्ट रहो, एक साल में 12 महीने हैं, 2,000 महीने का रेंट है, 11 महीने का कंपनी ने पे कर दिया, तो कंपनी ने आपको क्या बताना चाहा? ट्रांजैक्शन आपको क्या बता रही है कि एक महीने का अभी तक पे नहीं किया, यही तो बता रही है ना। मैंने लिख दिया होता साफ साफ, अगर मैं इसे साफ साफ लिखता क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, फिर तो आप एंट्री कर देते, लेकिन मैंने थोड़ा सा घुमाया तो आप फंस गए। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में? ये एंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप इसके साथ अगर आप ये एंट्री कर दो, ये देखो, अगर आपने ये एंट्री की है तो फिर ये एंट्री भी साथ में करो, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। पता मालूम है कितना? 2,000, ये भी साथ में कर दे। अगर आप दो एंट्री भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं, बार बार ये बात आपको समझाऊंगा। अकाउंट्स इज एन आर्ट। एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जिसे अच्छी एक्टिंग आती है, और एक अच्छा अकाउंटेंट वो है जो अच्छे से काम को प्रेजेंट कर सके। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अब देखो ना, 2 बार रेंट को डेबिट कर रहे हो, कोई आपसे पूछेगा यार यहाँ भी रेंट डेबिट कर रहा है 22, यहाँ भी रेंट डेबिट कर रहा है, एक ही बार क्यों नहीं डाल देता? तो मर्ज कर दे, इसे मर्ज कर दे, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, तो इन दोनों एंट्री को अल्टीमेटली आपने मर्ज किया तो क्या हुआ? रेंट अकाउंट डेबिट 24,000 हो गया मर्ज, डेबिट डेबिट मर्ज हो गया। अभी क्रेडिट को मर्ज करो, ये क्या क्रेडिट में? टू कैश, कितना है? 22,000, और क्या है? टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना? 2,000। तो दोनों को अगर मर्ज करोगे तो ये एंट्री बनेगी। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करोगे तभी तो ये एंट्री बनेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 2 एंट्रीज, आप एक एंट्री बना दो जो सीधी पहले तृप्ता ने बना दी। आप समझे मेरी बात? ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है, 100% यही बननी चाहिए। और तू कितना खुश था कि तेरी एंट्री सही होगी। ठीक है, आप सबकी एंट्री सही थी। नमन तेरी भी यही थी क्या? ये वाली सच्ची में? राहुल तूने कैसे एंट्री की? क्यों आया तेरे दिमाग में, क्यों आया रीजन? तो उसका मतलब होगा ना लिखने कुछ, क्यों लिखा है रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स। चलो एक और आ जाओ, एक और, कोई बात नहीं, एक और। बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग लिखो, नरेशन लिखो,
यहां नरेशन लिखो, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं नरेशन में? लिखो रेंट पेड फॉर 11 months एंड आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month। सर और क्या लिख सकते हैं? अरे यार जो मर्जी लिख सकते हो, बस मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, मीनिंग आना चाहिए। अब मेरे जैसा बंदा जो कि अकाउंट्स नहीं जानता होगा, वो जब इसे पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि 1 महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया। और इससे और डिटेल में लिखना हो तो रेंट पेड फॉर 11 months एंड आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month। पढ़ के समझ जाएगा 11 महीने का रेंट दे दिया, 1 महीने का नहीं दिया। ठीक है जी, बात खत्म है। आप जो चाहो लिख सकते हो, नरेशन के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ गलत नहीं लिखना, मतलब उसका सेंस निकलना चाहिए, उसकी सेंस होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो वो होना चाहिए, ऊपर दिखाना चाहिए, एंट्री में वो दिखना चाहिए जो आप लिख रहे हो, और लिखना जरूर। अगर बिना लिखे छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे। और अगर बिल्कुल कोई ऐसी बात लिख दी और यहाँ आप लिख दो मैडम यू आर वेरी गुड टीचर, तो बोलेगी क्या लिख दिया? खुश करने के लिए अगर आप लिख दोगे मैडम यू आर वेरी गुड टीचर, तो बोलेगी अच्छा मक्खन लगा रहा है, बटरे कर ले, 0 ले ले, काट दे। आई बात समझ में? उल्टी सीधी बात नहीं लिखनी, आपको वही लिखना है जो ऊपर हो रहा है। इसका मतलब है यू आर नरेटिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, उसी को नरेट कर रहे हो। नरेशन का मतलब वो है इफ a non accounts person will see this entry, will not understand the entry but will understand the narration। आप समझे? नरेशन का मतलब ये है कि आप नरेट कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपने ऊपर किया क्या है, आपने ये क्या किया, आप उसे नीचे एक्सप्लेन कर रहे हो, इसी को नरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो। लोग एक एंट्री और देखते हैं, आ जाओ एक एंट्री और देखें। इस बार राहुल ठीक करेगा, मुझे 100% मालूम है ये एंट्री राहुल ठीक करने वाला है। राहुल ठीक करेगा ना? आ जाओ, ये देखो राहुल स्टार्टेड बिजनेस, क्योंकि राहुल ही का बिजनेस है। अगर इसने ये गलत किया तो काम खत्म। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। Rahul started business with cash ₹20,000, building ₹50,000, furniture ₹70,000 एंड और क्या डालूं? बहुत है, नहीं बहुत, बस ठीक है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लो हाँ, हाँ जी, क्या एंट्री होगी बताओ जल्दी से बताओ क्या एंट्री पास करोगे? राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, मुझे बताओ आप क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। ओके, पंकज बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, ये पंकज की एंट्री है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट आगे 20,000 ये रहा। चलो ठीक है, अमाउंट को करनी है। आगे टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद तो पंकज की एंट्री ठीक नहीं है। अब कौन एंट्री बोल रहा है? एक बता जिम्मेवारी, कौन उठा रहा है जिम्मेवारी? कोमल उठा रही है, कोमल का नाम लिख दे। ये एंट्री आप कोमल कर रही है। हाँ देखो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद, मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? एंड बाय कैपिटल एंड बाय बिल्डिंग एंड फर्नीचर। मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ गलतियां कहाँ होती हैं। तो वही एंट्री बता रहा हूँ क्या गलतियां होती हैं। कैश अकाउंट डेबिट, आगे बोल कोमल। भाई सारी एंट्री ठीक है या गलत नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ठीक भी हो सकता है गलत भी हो। आगे कितना?
कैपिटल अकाउंट में कितना? हाँ जी, कौन कौन बोलता है ये एंट्री सही है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसको लगता है कि एंट्री सही है। ये सही है, आपने भी ये किया है। सोचो, एक बार सोचो आप। हमें ऐसे एंट्री पे हाथ मत खड़ा कर देखो, एक बार ठंडे दिमाग से आप सोच के देखो कि इसने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती की है। ये ठीक है, कॉन्फिडेंस पूरा। तू क्या बोलता है मुकेश? ठीक है, सोच रहे हैं? हाँ, कोमल कॉन्फिडेंस है, कहीं गलती नहीं है। क्यों? अच्छा नमन, तो एक्सप्लेन कर दे, ये सही है, ये गलत है, और सही है तो क्यों है और क्यों गलत नहीं है? चल एक्सप्लेन कर। सही लग, अब वाह भाई, तो दोनों लग रहा है, तो डूब जाएगा। दो नाव पे पैर रखेगा तो डूब जाएगा। हाँ सर, हमारे पास बिजनेस स्टार्ट किया था, गैस से, बिल्डिंग से, फर्नीचर से, हाँ। और तीनों असेट्स हैं। तीनों assets हैं। और तीनों इंक्रीज हुए हैं। तीनों इंक्रीज हुए, वेरी गुड, ओके। तो अब हम और दूसरी तरफ अब हमने ये सब परचेज किया, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो सब कैपिटल में भी ऐड होगा, और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, और वो डेबिट हुआ है। तो तीनों, जब तीनों हमने, जो ऑनर है ना राहुल तीनों चीजें लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये तीनों के तीनों मालूम है क्या है? ये भी असेट्स है, ये भी असेट्स है, और ये भी असेट्स है। ये तीनों असेट्स है, और असेट्स का इंक्रीज होना क्या होता है नमन? डेबिट। हमने डेबिट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बढ़ गई, मालूम है क्या? दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी है। कैपिटल भी तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, वो भी बढ़ गई। अगर इंटरनल लायबिलिटी ना कहो तो कैपिटल का बढ़ना भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ती तो क्या होता है? क्रेडिट। ये तीनों बढ़ गए तो डेबिट, और ये भी इंक्रीज हो गई, ये लायबिलिटी कह लो या कैपिटल कह लो, इसका भी बढ़ना क्या हो गया? क्रेडिट। बात खत्म हो गई, ठीक है जी। अगर आपको लायबिलिटी कहने में कंफ्यूजन होती है तो आप कह सकते हो कैपिटल का बढ़ना भी तो क्रेडिट है, हमने लिखा था। समझ में क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़े। एक और एंट्री लिखो, राहुल। अब राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सब कुछ राहुल ही करेगा। अब एक और एंट्री लिखो, राहुल रेज्ड लोन। अब लोन ले रहा है, लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। अब राहुल ने लोन लिया बैंक से, कितने का मालूम है? 5 लाख रुपए का। बोलो क्या एंट्री हो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सोचो करो, शांति यही होगा। शांति शांति प्रभु शांति। बैंक वाले तुमको कैश देंगे? सवाल कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। अब दोबारा मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताता हूँ। लोन का प्रोसीजर छोटा सा, दिमाग में रखना सारी उम्र के लिए। Whenever you want a loan from the बैंक will ask you so many things। पहले प्रपोजल मांगेगा, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा लास्ट 3 इयर्स की, फिर उसको स्टडी करेगा, फिर आपके प्रपोजल को ओके करेगा, और फिर बोलेगा यस वी हैव ग्रांटेड यू लोन नाउ। आपका लोन जो है सैंक्शन हो गया, हम अप्रूव कर चुके। होगी बात खत्म यहाँ तक, वो सब कहानी आप छोड़ो। अब लोन जब बैंक अप्रूव कर देता है, कभी भी सारी उम्र के लिए याद रखना, सिर्फ एंट्री के लिए नहीं। Whenever बैंक अप्रूव्स अ लोन, बैंक विल नेवर पे यू कैश। बैंक आपको कैश पेमेंट नहीं करता। बैंक ओपन्स अकाउंट इन योर नेम इन द बैंक, बिजनेस के नाम से, क्योंकि लोन बिजनेस को दे रहा है, राहुल को नहीं। लोन किसको मिल रहा है? बिजनेस को। तो बिजनेस के नाम से एक अकाउंट खोल दिया जाएगा बैंक के अंदर। मान लो आपकी बिजनेस का नाम ही क्या है? राहुल लिमिटेड। तो राहुल लिमिटेड के नाम से एक अकाउंट खुल जाएगा बैंक के अंदर, और वो पैसा 5 लाख जो अप्रूव किया था वो आपके अकाउंट में डल जाएगा, और आपको दे दी जाएगी एक चेक बुक, जिसमें से आप पैसा यूज कर सकते हो, चेक इशू कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आपको कभी भी कैश नहीं दिया जाता। बैंक विल नेवर पे यू कैश ऑफ लोन।
जब कभी भी आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक आपको पैसा नहीं देता, बैंक आपका एक अकाउंट खोल देगा और उसी बैंक में अकाउंट खोलेगा। कहा? अपने ही बैंक में एक अकाउंट खोल देगा, बिजनेस का अकाउंट खोलेगा, जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेगा? करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट खुलता है। तो बैंक एक अकाउंट खोलेगा जिसका नाम होगा राहुल लिमिटेड और उसका स्टेटस क्या होगा? करंट अकाउंट। और बैंक उसमें वो पैसा डाल देगा। अब जब जब आपको पैसे की जरूरत है, आप चेक इश्यू करो, आपको कैश विड्रॉ करना है, आप कैश विड्रॉ करो, वो बात की बात है। तो कभी भी कैश इंक्रीज नहीं होगा। क्या इंक्रीज होगा कंपनी का? बैंक। तो वो बात आपकी सच है, जब कभी भी बैंक से लोन लोगे तो क्या बढ़ जाएगा? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और बैंक क्या होता है? असेट्स। और असेट्स का बढ़ना डेबिट। बैंक एक असेट्स है, इसका बढ़ना डेबिट हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से? ये तो पैसा आ गया, आपने लोन लिया, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन मुझे बताओ, ये लोन कल वापस करोगे या नहीं करोगे? और लोन जो कि आपको कल वापस करना है, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी तो वापस करोगे ना। जो चीज आपको किसी को पे करनी हो, जो अमाउंट किसी को पे करना हो, वो कंपनी की क्या होती है? क्या होती है? लेकिन इस लायबिलिटी का कोई नाम तो होगा। क्या नाम है इस लायबिलिटी का? बैंक लोन। तो हम कहेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। अरे सुनो मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात? आप रट्टाफिकेशन मत करना प्लीज, रट्टाफिकेशन मत करना, रट्टा नहीं मारना। हर बात को आप समझना। हमने क्यों बैंक को डेबिट किया, हमने क्यों बैंक लोन को क्रेडिट किया, हमने क्यों ऐसा किया, अपने आप से पूछना। उसके बाद एंट्री पास करो। अगर आपको लगे कि हम गलत कर रहे हैं, यहाँ बैंक लोन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बैंक लोन लायबिलिटी नहीं होती, तो फिर आप एंट्री पास मत करो। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमने बैंक को डेबिट क्यों किया, कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि बैंक विल नेवर पे यू कैश व्हेन यू आस्क फॉर अ लोन। बैंक will open an account in the name of your company and put the money in that account. Whenever you need the money, you can withdraw that money, you can issue check from that account, you can get the cash from that account. That is up to you now. But bank will never pay the cash. So it means the bank balance of the business will increase, and bank is an assets. Means assets will increase. और assets का increase होना debit हो गया. But when you take loan from someone, keep one thing in mind, that you have to pay back that loan. And something which you have to pay back to someone either in the next year or next to next year or after 5 years, whatever a company has to pay to someone, it's a liability on the company's head. But each and every liability has a name, and this liability's name is bank loan. आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। कुछ भी रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी किसी भी एंट्री के अंदर। और हर एंट्री के यहाँ आप लिखना शुरू करो। यहाँ आप लिख रहे हो ना पाथ, ये सीधी एंट्री कर रहे हो, ये लायबिलिटी बढ़ गई और इसका बढ़ना क्रेडिट, और ये असेट्स बढ़ गया, इसका बढ़ना डेबिट। हर एंट्री से पहले ये लिखना आप स्टार्ट करो। हर एंट्री से पहले, मैंने कहा था ना, पहली 500 एंट्रीज मैं लिखूं ना लिखूं, आपको लिखना है। फर्स्ट 500 एंट्रीज के अंदर आपको ये बात लिखनी है, ताकि आपके हाथ में ये बात अच्छे से बैठ जाए और आपका दिमाग इसको साथ साथ लेके चले। जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन आपके सामने आए, आप इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो। अगर आपने ये सही सोच लिया तो ये अपने आप से हो जाएगा। सर अगर मैं बैंक लोन न लिख के सिर्फ लोन लिखता, क्या तब काम चल जाता? हाँ चलता। आप यहाँ बैंक लोन न लिख के सिर्फ लोन लिख देते, तब भी काम चल जाता। लेकिन कंफ्यूजन होती है। कहाँ कंफ्यूजन होती है मैं भी बताता हूँ। ये देखो, इस एंट्री में आपने क्या लिखा है, अब कंफ्यूजन कहाँ है? देखो एंट्री नंबर 16 करो। राहुल बोरोड ₹2 lakh फ्रॉम पंकज। हंस रहा है राहुल। उनका पंकज के पास 2 लाख होते तो पंकज दुबई चला जाता घूमने के लिए, थोड़ी मुझे 2 लाख देगा है? अरे बिजनेस है, एज्यूम कर रहा है। ये लेकिन राहुल इधर, अब राहुल ने क्या किया? बोरो किया, मतलब लोन लिया। वर्ड है बोरो, मैंने बोरो करना, उधार मांगना, ये भी लोन हो गया। ऑफ रुपीज कितना? फ्रॉम
तो अब पंकज राहुल को कैश भी दे सकता है और पंकज राहुल के बैंक में भी पैसा डाल सकता है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं राहुल borrowed rupees 2 lakh from पंकज इन कैश। हो गया? चलो अब बताओ क्या एंट्री होगी। कैश अकाउंट क्रेडिट टू अब देखो आपने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पंकज ने कैश दिया तो कैश बढ़ गया और कैश क्या है हमारे पास, एक असेट्स है, असेट्स का बढ़ना डेबिट। और कितने से बढ़ा कैश कोमल? 2 लाख रुपए से। लेकिन ये पैसा जो राहुल ने पंकज से लिया, क्या राहुल पंकज को पैसा वापस नहीं करेगा? आज नहीं तो कल ये पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो पंकज राहुल के साथ क्या करने वाला है, ये पंकज जानता है। ऑलरेडी पंकज ने कह दिया डिस्काउंट कर देगा, मतलब काम खत्म। तो सुनो मेरी बात, इसीलिए जो पैसा हमने किसी से लिया और हमें वापस करना है, वट एवर मनी वी हैव टू पे टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लायबिलिटी? ये तो कंफर्म है कि कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई और इसका बढ़ना क्रेडिट होगा, लेकिन इसका नाम क्या रखूं? अगर मैं लिखूं टू लोन अकाउंट, देख रहे हो आप, सुनो मेरी बात, मैं कंफ्यूजन में लाता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंफ्यूजन कहां आती है, हम क्यों नाम देते हैं। ये देखो इधर, अगर मैं लिखूं टू लोन अकाउंट और मैंने यहां भी लिखा हुआ है टू लोन अकाउंट, इसलिए मैंने ऊपर की एंट्री हटाई नहीं। देख लो इधर, ये देखो गौर से, यहां क्या लिखा आपने, मान लो एज्यूम करो क्या लिखा, और यहां भी क्या लिख दिया। कंफ्यूजन हो गई ना, बिजनेस में कंफ्यूजन हो गई। किसका लोन है भाई? किससे लिया था 5 लाख और 2 किससे लिया? जिससे 2 लिया उसको 5 लाख दे दोगे और जिससे 5 लिया उसको 2 लाख दे दोगे। कंफ्यूजन हो सकती है ना। इसीलिए हम लायबिलिटी का नाम सही तरह से लिखते हैं, बैंक लोन, और यहां पे हम लोन नहीं लिखेंगे, पता क्या लिखेंगे, टू पंकज लोन अकाउंट। ऐसे पंकज कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, कोमा डाल देंगे, पंकज लोन अकाउंट, पंकज का लोन है, पंकज लोन अकाउंट, ऐसे लगा दिया साथ में। आई बात समझ में आपको? तो अब क्लियर हो जाएगा कि भैया ये वाला लोन बैंक से लिया है, ये वाला लोन पंकज से लिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन होने के चांस 0 हो गए। बात क्लियर हो रही है? धीरे धीरे सारी बात क्लियर है। टाइम क्या हुआ चेक करो जरा, आगे देखो, हो गया पूरा टाइम? इतना वेरी गुड। चलो ठीक है, आज यही खत्म करेंगे, इसको यही खत्म करते हैं आज के लिए। आज के लिए इतना ही है। हमने ऑलमोस्ट 16 तक एंट्रीज की हैं, लेकिन अच्छी अच्छी एंट्रीज हम कर रहे हैं। आप अब चाहो तो अपनी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी बुक का जनरल एंट्री चैप्टर का, जिनके पास बुक नहीं है उनको क्लिक भेज देना, उनको फोटो भेज देना, ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो बेचारे साथ साथ पढ़ते रहे। वैसे तो मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल हो गई है। और आप इलिस्ट्रेशन नहीं करोगे, इलिस्ट्रेशन तो आप तब करोगे जब आपके सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल मेरे पास से कर लो, इलिस्ट्रेशन आप घर में भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 30, 30 प्रैक्टिकल है राहुल, और 30 इलिस्ट्रेशन होंगी, टोटल हो गए 60। और साथ में अगर हम एडिशनल को मिला दें, अगर मैं इसमें एडिशनल भी चेक कर लूं, तो हमारे पास एडिशनल मिला के कितने हैं, 37 है। 37 plus 30, टोटल 67 क्वेश्चन हो। इट इज 1 डे जॉब, ये एक दिन की जॉब है। अगर आप लोग सच्ची में सीरियसली बैठ जाओ तो एक दिन के अंदर पूरे 67 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मत, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आज की तारीख में क्वेश्चन नंबर 1, नहीं बेटे अभी नहीं जाना, अभी 30 वाला काम नहीं है, बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ अभी तो रह गया। ये तो शुरुआत है, इतनी एंट्रियां बची है कि आप पहली उसमें फंस जाओगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर जाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, आप सेकंड क्वेश्चन भी कर जाओगे, सेकंड क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक एंट्री आएगी रिटर्न वाली, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, उसे आप छोड़ देना, उसकी जगह छोड़ देना और फिर आगे निकल जाना, बाकी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 या वो भी कर जाओगे, 5 आप नहीं टच करना, 4 तक आप कर जाओगे, 1 2 3 4। और अगर सुनो, आप जब एंट्रीज कर रहे हो, आपने फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले लिखा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, बीच में कॉलम और भी आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने पूरा बना दिया, एंट्रीज करने लगे आप। हर एंट्री के बाद लाइन लगानी जरूरी है, हर एंट्री के बाद एक लाइन लगेगी, उसको लगाना जरूरी है।
उसके बाद कोई अगर मान लो बीच में एंट्री ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, कोई ट्रांजेक्शन इसकी एंट्री नहीं बन पा रही, आप वो जगह छोड़ दो और आगे निकल जाओ। बीच में जगह छोड़ना, क्योंकि कल वहीं पे मैं एंट्री करवा दूंगा, फिर आपका टोटल मिलना चाहिए। द टोटल ऑफ टोटल डेबिट एंड द टोटल क्रेडिट हैज टू मैच, तभी लगेगा आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी। और जब आप लिख रहे हो ना एंट्री करते हुए, तो मेक श्योर करना कि आप एक सिमेट्री में लिखो। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ बच्चों को आदत होती है अकाउंट्स में ऐसे लिखने की, और एक अच्छे अकाउंटेंट कभी भी ऐसे नहीं लिखते। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आप एंट्रीज कर रहे हो, ये आपने कॉलम बनाया, ये आपका डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का बड़ा सा कॉलम आएगा, ये डेबिट का कॉलम आएगा, ये क्रेडिट का कॉलम आएगा, और यहाँ बीच में एक कॉलम और भी आता है। आप ऐसे छोड़ देना जगह। यहाँ क्या आता है, कुछ ना लिखना, बस जगह छोड़ देना इस कॉलम, छोटा कॉलम इतना सा। ठीक है। ये डेबिट आया, ये क्रेडिट आया, ये पर्टिकुलर्स आए, और ये डेट आई। और इस कॉलम पे अभी क्या आता है उसको लिखना नहीं, बुक से देख के मत लिखना। मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या, बहुत डीप मतलब है उसका। ठीक है। इधर देखो, जब आप लिख रहे हो ना, एंट्रीज कर रहे हो, तो यहाँ आप मान लो आपने एंट्री की 2 लाख, और यहाँ पे एक एंट्री की कितनी 2 लाख एज्यूम करो किया, और उसके बाद आपने इसको ऐसे काट दिया, हो गई एंट्री खत्म। पहले एंट्री खत्म हो गई, यहाँ नरेशन आ गई। अब जब दूसरी एंट्री की बारी आए, तो हमेशा कोशिश किया करो कि यही वाली सिमेट्री आप नीचे लेके आओ, एक जैसी लाइन, या तो इधर को लगा के लिखो या इधर को लगा के लिखो, मतलब एक तरफ 60 टच करके लिखो आप, ताकि आपकी एक ही सिमेट्री बने। बाद में टोटलिंग करने में आपका टाइम बच जाए। ये अकाउंट्स के अंदर पहले दिन से आप आदत डाल लें, क्योंकि अभी तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, वो इस तरीके से बन रही थी, उसमें टोटलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे आपको सिमेट्री बनानी जरूरी है, एक ही तरीके से लिखना। या तो आप इसको यहाँ टच कर दो, या इसको यहाँ टच कर दो, ताकि एक लाइन में आए। वैसे यहाँ टच करो हमेशा, क्योंकि हो सकता है अमाउंट बड़ा आ जाए, तो मुश्किल हो जाएगी। इधर से शुरू करो, यहाँ से पहली 0 स्टार्ट करो, इधर से। ठीक है, ताकि आप जो है इस तरफ को सबकी सिमेट्री बनाते हैं, और बाद में टोटलिंग करने में आसान हो जाए। नीट एंड क्लीन काम करना, बिल्कुल साफ तरीके से काम करना, बिल्कुल साफ। ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे, आगे कल करेंगे।